क्योंकि आज एक जोशीली लीडर आ रहे हैं, रॉयल्टी अचीवर आ रहे हैं जो प्लेटिनम पिन पर हैं, हमारी टीम के टॉप मोस्ट लीडर हैं। तो मैं आप सभी के सहयोग से मैं आमंत्रित कर रहा हूं ग्रेट लीडर, डायनेमिक लीडर, जोशीली लीडर मिस्टर राम कैलाश सर को आपकी जोरदार तालियों। सबसे पहले तो आज जितने भी साथी इस कार्यक्रम में आए हैं सबका मोस्ट वेलकम और थैंक यू करना चाहूंगा अपने महागुरु नीरज त्रिपाठी जी को जो आज इस मंच पर एक वेबिनार करने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत थैंक यू सर जी। और सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। नाम राम कैलाश पटेल, सुराव तहसील में एक छोटा सा प्यारा सा गांव है मलकिया, वहीं से बिलोंग करते हैं और पिछले कुछ वर्ष हो चुके हैं आरसीएम बिजनेस को भी सीख रहा हूं और सीखते हुए आज कुछ लोग हैं जो अपने साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं और कुछ लोगों के साथ में आगे बढ़ते हुए इसको अभी और अच्छी तरीके से सीख रहा हूं। तो सबसे पहले कि हमारा आपके बीच में थोड़ा सा परिचय हो जाए। विधिवत मैं आज सोच रहा हूं कि आज आप हमको जाने, हम आपको जाने। तो सबसे पहले मैं परिचय की बात करूं। आज के लगभग 15 साल पहले 19 दिसंबर 2005 की बात है। उसके पहले की घटना मैं आपको बता दूं। एजुकेशन मेरा यूनिवर्सिटी से हुआ, बैचलर ऑफ कॉमर्स। उसके बाद मैं एक नर्सरी विद्यालय में टीचर बना। 550 रुपए पर मंथ मुझे मिलते थे। उसी दौरान मुझको 2005 में 19 दिसंबर को आरसीएम की जानकारी मिली। जब 19 दिसंबर 2005 को आरसीएम की जानकारी मिली तो मैंने आरसीएम का किट खरीदा। 1500 रुपए में 3 पैंट शर्ट का कपड़ा और अपने घर से लगभग 14 किलोमीटर दूर एक छोटे से पिकअप सेंटर पे गया। वहां सामान खरीदा। पिकअप सेंटर वहां नहीं था। एक तखत के नीचे कुछ सामान रखे हुए थे जिसमें 2-4 बट्टी साबुन था, 2-4 और सामान थे जैसे मंजन हो गया और ब्रश हो गया और नमक का पैकेट था, एक नहाने का साबुन था, एक कपड़ा धुलने का साबुन था। इस तरह के कुछ 2-4-14 प्रोडक्ट थे। मैंने पूछा ये है, उसने कहा बस इतने ही है, ये नहीं है। फिर मैंने पूछा ये है, उसने कहा इतने ही है। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। पहला चेक 529 रुपए का आया, दूसरा चेक 1398 रुपए का आया। 2 चेक आने के बाद तीसरा चेक जब आया तो लगभग 3 साल बाद आया और 21,000 का आया और उस समय रॉयल्टी अचीवर हो चुका था। तो कहने का मतलब मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोग जाने कि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो पहला चेक तो पहले महीने में ही आ गया, लेकिन दूसरा चेक दूसरे महीने में आ गया, लेकिन तीसरा चेक 3 साल बाद आया। 2009 में जाके मेरी रॉयल्टी आई। 2009 में 21,000 रुपए का चेक आया। उसके बाद कुछ और कंडीशन बदली। लगभग कुछ साथी ऐसे थे जो मेरे साथ काम कर रहे थे, कुछ साथी ऐसे थे जो दूसरी कंपनियों में गए। बिजनेस थोड़ा अप डाउन हुआ। फिर उसके बाद कुछ घर की जिम्मेदारियां और बढ़ी तो धीरे धीरे काम करता आगे बढ़ा। 2010 बीता। 2011 में कंपनी के साथ में कुछ राजनीतिक पार्टियां लगी। कंपनी को क्लोज कर दिया, सीज कर दिया गया कंपनी को। कंपनी के मालिक और कंपनी के तमाम बड़े बड़े अधिकारी जेल चले गए। उस समय अपने लोग की स्थिति यह हो गई कि जो कुछ आ रहा था वो बंद हो गया और जब वो बंद हो गया तो इनकम का कोई और सोर्स नहीं था। फिर 2000, 4000, 5000 कुछ भी करने के लिए और बहुत सारे काम ढूंढने लगा, लेकिन नेटवर्क की दुनिया के बहुत सारे लोग मुझे पकड़ने लगे। बहुत सारी कंपनियों के बड़े बड़े नेटवर्क, बड़े बड़े मतलब 4 व्हीलर लेकर हमारे पास आने लगे और मुझसे बोले सर ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। लेकिन लोगों से सिर्फ एक जवाब, लोगों से सिर्फ एक सवाल मैं पूछा करता था कि आरसीएम के बारे में जानते हैं? अच्छा, लोगों ने तो सुन रखा था कि आप आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर है इसीलिए तो हमारे पास आते थे। मैं ये पूछता था कि आप आरसीएम के बारे में जानते हैं? लोग बोलते थे सर हाँ जानते थे, बहुत अच्छी कंपनी है। क्योंकि अगर वो कहते थे कि आरसीएम खराब कंपनी थी तो मैं उनकी बात ही ना सुनता, इसलिए वो कहते थे कि आरसीएम बहुत अच्छी कंपनी थी। हम कहे हाँ सर बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन आज नहीं चल रही, आज बंद हो गई। हम कहे जब उसमें कोई कमी नहीं थी फिर भी बंद हो गई, राजनीतिक डंडा उस कंपनी के ऊपर पड़ गया, तो आपकी कंपनी में तो बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, आप कितनी दूर चलोगे? तो भैया आई एम सॉरी, मैं आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि मैं अगर 5 साल लगातार किसी कंपनी में काम किया हूं, आप
किसी अपनी कंपनी में 5 साल काम करके दिखा देना, उसके बाद मैं आपके साथ काम करूंगा। जब मैं ये बोलता था तो बहुत सारे लोग भाग जाते थे, इसलिए मैं किसी कंपनी के साथ में नहीं गया। लेकिन सन 2011 में जब ये बंद हुआ तो लगभग 1 साल वेट किया कि कंपनी फिर से स्टार्ट हो, लेकिन नहीं स्टार्ट हुई। 11 महीने तक, 12 महीने हो गया, नहीं स्टार्ट हुई। उसके बाद ये हुआ, दिल टूट गया कि अब किसी नेटवर्क पर काम नहीं करना है। आप सोचिए कि आप अपना समय देते हैं, आप अपना पूरी ताकत लगाते हैं, पूरा अपना गोल्डन टाइम खर्च करते हैं, और कंपनी किन्हीं कारणों से, भले वो दूसरे की गलती से, लेकिन अगर कंपनी ब्रेक लग जाता है, सीज हो जाती है, तो आपका जो गोल्डन टाइम गया उसको कोई नहीं वापस कर सकता है। तो ये दिमाग में एक बात आ गई कि अब कुछ भी हो जाए लेकिन नेटवर्क से नहीं जुड़ना है। मैंने अलविदा कहा, बहुत सारी कंपनियां आई, उनको भी ना किया, आरसीएम को भी ना किया, लेकिन एक चीज मैं जरूर करता था, वो ये करता था कि आरसीएम के प्रोडक्ट मुझे बड़े अच्छे लगते थे, इसलिए मैं उनकी खरीदारी करता था। खरीदारी करने से यह फायदा हुआ कि मेरे घर में कुछ प्रोडक्ट जो मार्केट से आते थे वो उसकी जगह पे आरसीएम के आते थे, तो आरसीएम के प्रोडक्ट आने से मेरी जो आईडी थी वो लगातार बनी थी। आईडी मेरी टर्मिनेट नहीं हुई, मेरी आईडी बंद नहीं हुई। मन में एक संकल्प था कि मैंने 5 साल अगर आरसीएम को पढ़ा है, मैंने आज 5 साल आरसीएम को जाना है, तो जब भी कभी करूंगा तो सिर्फ आरसीएम ही करूंगा, इसलिए आरसीएम को हमेशा बना के रखा। फिर धीरे धीरे करते हुए 2014 में अपनी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मेरे को रोज के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं कोई छोटी सी शॉप खोलूं। फिर मैंने एक छोटा सा शॉप खोला, उसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटो, कैमरा, ऑनलाइन सिस्टम सब कुछ लगाया। उसको मैंने 2014 से स्टार्ट किया। फिर वो पर डे जाना, सुबह शटर अप, फिर दिन भर काम, वहां पर बैठे रहना, कस्टमर आए या ना आए, दिन भर बैठे रहना, गाना लगा के सुनते रहना, टाइम व्यतीत करना, शाम को बंद करना, घर चले आना। लेकिन ये था कि महीने भर में कुछ वहां से इतना मिल जाता था कि अपनी रोज की जो खर्च थी वो चल जाती थी। बचत के नाम पे कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि कभी कभी पता चला कि दिन भर में एक भी कस्टमर नहीं आते थे, ये भी होता था, ऐसा भी था। लेकिन ये धीरे धीरे करते करते वहां से मैं जुड़ा था, जुड़े मैं बीच में कुछ पॉलिटिक्स में घुसा, कुछ पार्टियों के साथ में जुड़ा। मैंने सोचा थोड़ा सा सामाजिक कार्य किया जाए। जब पॉलिटिक्स में घुसा, वहां मैंने क्या देखा कि पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है। यूज का मतलब सारे बड़े बड़े जो पार्टियां हैं उनके लिए आम आदमी सिर्फ एक खेती के समान है। खेत, जैसे वो बीज बो दिए खेत में, उनका काटने का टाइम आया तो काट के उठा ले गए। अभी आप अपने खेत में गेहूं बो दो, उसके बाद गेहूं लोग आपस में निकल गए, जब बड़े बड़े हुए आपस में वो लोग बात कर रहे हैं कि अपन लोग इस थोड़ा सा बेस्ट है, बगल वाला पड़ोसी वाला खेत का थोड़ा सा नरम है, या अपन लोग थोड़ा हरे भरे हैं, पड़ोसी वाला सूख गया है। ये उनको ये नहीं पता कि उनको बोया गया है, उनको काटा जाएगा। ये सिचुएशन मैंने पॉलिटिक्स में सीखी। फिर मैंने उससे थोड़ा सा दूरी बनाई। हमने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, फिर मैंने दूरी बनाई। फिर अचानक एक घटना घटती है मेरे जीवन में, उसने मेरे जीवन को पूरा पूरा बदला। उसकी मैं कहानी आपको बताता हूं। 16 जून 2019 को अचानक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से बीमार हो रहा हूं। फिर मैं उसकी दवा कराने के लिए इलाहाबाद में डॉक्टर जेपी अग्रवाल है, एक्यूप्रेशर डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, उनसे मैं मुलाकात किया। चूंकि बहुत पहले मेरे को और 1-2 बीमारियां हुई थी, तो मैं उनसे संपर्क किया था, तो मैं ठीक हुआ था, तो मैं उनसे संपर्क किया। जेपी अग्रवाल सर ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए, बहुत राहत भी हुई, लेकिन जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। ये करते 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 23 अगस्त 2019 को अचानक ये स्थिति बनी कि मुझे एडमिट होना पड़ा। और मैं आप सबको बता दूं कि अभी हो सकता है कि वो आज हमारा कार्यक्रम देख रहे हो, तो डॉक्टर संतोष जी हैं जिनसे मैं मुलाकात किया था। तो उन्होंने पहले तो खुद अपना जो है जो भी अनुभव था उसको उन्होंने लगाया। बाद में उनके संपर्क से एक डॉक्टर हैं, उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा, डॉक्टर बीके मिश्रा जी, उनसे संपर्क कराया गया।
तो उन्होंने बताया कि आपको एडमिट होना पड़ेगा और एक आप खतरनाक बीमारी के चपेट में हैं। तो डॉक्टर संतोष जी और मैं आपस में बैठकर बातचीत कर रहा था। डॉक्टर संतोष जी बहुत ज्यादा परेशान थे हमारी बीमारी को लेकर, और मुझे उतना अनुभव नहीं था कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन वो काफी ज्यादा सीरियस थे, उनकी बातों से लगा। फिर बाद में उन्होंने एक बात बोला कि सर जी आप ठीक हो जाओ, मैं ये चाहता हूं। वो दिन मुझे को याद है कि मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर संतोष जी का, जिनकी वजह से मैं आज इस पृथ्वी पे हूं। क्योंकि बाद में पता चला, जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि 10 लाख लोगों में 1-2 लोग बच जाते हैं, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं है। ऐसी बीमारी का मैं मतलब उसमें आया और लगातार मैं 6 महीने बीमार रहा। 16 जून से लगातार मैं 29 नवंबर को मैं डॉक्टर संतोष के यहां से रिफर हुआ हूं और उनके हॉस्पिटल से मैं निकला हूं, और डॉक्टर संतोष जी की वजह से मैं आज जिंदा हूं। और डॉक्टर संतोष जी की वजह से आप समझिए कि मेरा लाखों रुपए बचा है। अगर लाखों रुपए मेरा लगा है तो लाखों रुपए बचा भी है। लेकिन जब मैं उस 3 महीने कंटिन्यू में जब एडमिट था, तो उस दौरान बस एक बात मेरे को याद समझ में आती थी कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाया। एक बार अंदर से इच्छा यही बनती थी कि अगर ऊपर वाला एक बार अपने आप को खड़ा कर देगा, मुझे खड़ा कर देगा अपने पैरों पे, तो मैं वो काम अपने परिवार के लिए करूंगा जिसके लिए हम लोग आज के 5-7 साल पहले, 10 साल पहले लोगों को मोटिवेट किया करते थे। तो बेड पे लेटे लेटे बहुत सारी लिस्टें बनी। डॉक्टर संतोष जी भी बोले कि सर जी अब समय आ गया है आरसीएम में काम करने का। और 16 जून से लगातार 29 नवंबर तक दुकान बंद होने के कारण फिर 1 महीना घर पे बेड रेस्ट किया। यानी जनवरी में जाके दुकान खोला, जब शटर ऊपर किया तो इतनी मिट्टी, चींटे और चूहों की इतनी मिट्टियां वहां पड़ी थी। खोला, अंदर बहुत मकड़ी के जाले वगैरह थे। फिर दिन भर बैठा, फिर अगले दिन गया बैठा। कुछ शरीर में जैसे कोई ऊर्जा नहीं थी। सुबह शाम इतनी ज्यादा शरीर में हमारे एंटीबायोटिक लगती थी, इतनी ज्यादा इंजेक्शन लगते थे कि ये जो चमड़ियां हैं ये मोटी मोटी हो गई थी, और इतनी ज्यादा खुजलाहट। थायराइड का पेशेंट अलग बन गया, चमड़ों में अलग इन्फेक्शन हो गया, और थोड़ा सा धूप लग जाता तो पूरे खोपड़ी में खुजलाहट होने लगती थी। बहुत सारी साइड इफेक्ट। लेकिन बस शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है डॉक्टर संतोष जी का, शुक्र है डॉक्टर विक्रम मिश्रा जी का। आप तीनों लोगों को मैं नमन करता हूं कि आज मुझे इस पृथ्वी पर इन लोगों ने खड़ा किया। उसके बाद जनवरी महीने में एक कार्यक्रम होता है, 2020 की जनवरी में एक कार्यक्रम होता है, 12 जनवरी का दिन होता है, और वैशाली गेस्ट हाउस में कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में आने का मौका मिलता है, और उस कार्यक्रम में आने के बाद ये लगा कि अभी मुझे पुरानी शक्तियां मेरे अंदर अपने आप आने लगी। पुरानी जो चीजें मेरे साथ थी वो अपने आप मेरे अंदर समाहित हो गई, और उस कार्यक्रम के बाद से मैं निकलकर फील्ड में काम करने लगा। मैंने 12 जनवरी के बाद से और 22 मार्च तक मैंने काम किया। 12 जनवरी से 22 मार्च तक मैंने 7 ज्वाइनिंग कराई, और वो 7 ज्वाइनिंग उनकी कराई जो मुझको भली भांति जानते थे, मुझको भली भांति पहचानते थे, जो मेरे बीच में बैठते थे। लेकिन उन 7 ज्वाइनिंग जो कराई मैंने, उसके अलावा मैंने लगभग 150 लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाया। लेकिन वो 150 में से 7 लोग साइन अप किए, बाकी लगभग 140-42 लोग बिल्कुल ना कर दिए, या हां करके अगली बार ना कर दिए। तो 22 मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया 2020 में, और 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो हम लोगों को बाहर निकलना बंद हो गया। घर पे बैठे नीरज सर के माध्यम से एजुकेशन सिस्टम चालू हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों को सीखने और सिखाने का मौका मिला। वो लॉकडाउन दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए गोल्डन टाइम था। उस लॉकडाउन को मैं नहीं भूल सकता। वो लॉकडाउन मेरे लिए गोल्डन टाइम था जब लोग अपने घरों में बैठकर लोग पकौड़ियां छान रहे थे, जब लोग अपने घरों में बैठकर सरकार को कोस रहे थे, जब लोग अपने घरों में बैठकर तमाम समस्याओं को लेकर सोच रहे थे। उस दौरान, उस लॉकडाउन में हमने कामयाबी की रास्ते वो लिख रहे थे। अब कुछ लीडर हम लोग थे वहां पे जो मिलकर कामयाबी की बागडोर लिख रहे थे, कामयाबी का रोड मैप तैयार कर रहे थे। उस लॉकडाउन की कहानी मैंने आपको बताया। लॉकडाउन लगभग जून तक चला,
जुलाई से हल्का हल्का खुलने लगा। उसके बाद फील्ड में निकला, मास्क लगाया, हेलमेट लगाया और सैनिटाइजर लेकर फील्ड में निकला। अपने जान पहचान के लोगों के पास जाकर काम करने का तरीका जो पुराना था उसी को मैंने पकड़ रखा था। एक दिन मैं नीरज सर के साथ बैठा, मैंने उनको अपनी सारी व्यथा बताई कि सर मैं काम करता हूं, क्या किया जाए। सर ने कहा सर प्रोडक्ट पर काम करिए, प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो पेट्रोलिंग आएगी, प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो पेट्रोलिंग आएगी। मैंने न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट पर काम करना शुरू किया, न्यूट्रीचार्ज ओमैन, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज का आईब्यू, इन तीनों पर मैंने काम किया, जबरदस्त काम किया। 4,000 5,000 रुपए महीने में मुझको आने लगे। उसके बाद मैंने सर से बोला कि सर मैं जिसको प्लान दिखाता हूं वो मेरे साथ जुड़ता नहीं है। सर ने बोला जिस जगह पर आप 4-6 साल रह जाते हो वहां के लोग आपकी वैल्यू कम कर देते हैं, क्षेत्र बदल दो। सर ने कहा क्षेत्र बदल दो, हमने क्षेत्र बदल दिया। जब क्षेत्र बदला तो बहुत सारे साथी मुझे मिले, क्षेत्र बदला तो बहुत सारे साथी मुझे मिले। और जब बहुत सारे साथी मिले तो ऐसे भी साथी मिले जो अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते थे। जब वो लोग मिले तो उनके साथ काम करके मैंने आगे बढ़ा। उसके बाद बहुत सारे साथियों का साथ मिला, बहुत सारी अपलाइनों का सहयोग मिला, बहुत सारी लाइफ लाइनों का सहयोग मिला। और ऐसे करते 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 स्थिति ये बनी कि इस समय जो भी लास्ट मंथ का जो कमीशन आया है वो इस मंच से बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपके बात को, आपके दिल को वो टच करे। लास्ट मंथ का जो कमीशन आया था वो 40,256 रुपए आया था। ये जो टाइम है, जो ये प्रोसेस है, मैं ये आपको इसलिए बताया कि आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आप हताश हो जाते हो। 3 महीने तक लगातार कमीशन नहीं आए तो आप परेशान हो जाते हो। लेकिन आप सोचो कि पहला चेक आता है, दूसरा चेक आता है, तीसरा चेक 3 साल बाद आता है। उस 3 साल के दौरान मैंने क्या किया था, 2006 से लेके 2008-9 तक मैंने क्या किया था जो कमीशन नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक स्प्लेंडर प्लस बाइक हुआ करती थी और वो बाइक 1 साल में 1 लाख किलोमीटर चली थी। 1 साल में 1 लाख किलोमीटर चली थी वो बाइक। आप सोचो कि उस समय पेट्रोल 42 रुपए लीटर था और 60 से 70 किलोमीटर के एवरेज में वो एवरेज देती थी, नई गाड़ी थी। 19 तारीख को मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था 2005 में और 25 दिसंबर 2005 को ही मैंने स्प्लेंडर प्लस खरीदी थी। तो 1 लाख किलोमीटर जो 1 साल के अंदर वो बाइक दौड़ी थी। अब आप सोचो कि कितने का पेट्रोलिंग खर्च किया था उसने। 529 रुपए का पहला चेक और 1398 रुपए का दूसरा चेक। दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि जिस चीज को हमने शुरू किया है उस चीज को सबसे पहले सीखना होगा। सीखने के लिए मैं आपको बताऊं, बाइक से प्रतापगढ़ गया, बाइक से भदोही गया, बाइक से हमने रीवा गया, बाइक से हम फतेहपुर गए, बाइक से हम बनारस गए, बाइक से हम जौनपुर गए, बाइक से आजमगढ़ गए। अब इसके अलावा जो बगल बगल के और शहर हैं वहां बाइक से नहीं गए, वहां पर ट्रेन से गए, बस से गए। और आपको एक और सूचना मैं बताता हूं कि जब इलाहाबाद में नारी नाट्य कला केंद्र में कोई भी सेमिनार हुआ, विज्ञान परिषद में किसी भी लीडर का सेमिनार हुआ, तो मेरी टीम का कोई व्यक्ति गया चाहे नहीं गया, लेकिन राम कैलाश वहां जरूर प्रेजेंट थे। एक वाकया मैं आपको बताता हूं, एक घटना घटती है मेरे जीवन में। एक व्यक्ति आते हैं आरसीएम के बेस्ट लीडर में, उनका नाम बड़े मतलब सम्मान से लेना चाहूंगा, उनका नाम है दिनेश चौधरी। इलाहाबाद में उनका आगमन होता है, मैं उनका कार्यक्रम देखता हूं और वो व्यक्ति मेरे दिल को भा गया। उसकी बताने की स्टाइल, उसकी बोलने की कला, उसके उठाने की टॉपिक्स, मैंने उसको कॉपी करना सोचा। वो बंदा इलाहाबाद में, आज उसका सेमिनार हुआ, मैं इलाहाबाद में था। उसी सेमिनार में मुझको पता चला कि कल इनका कार्यक्रम लखनऊ में है। मैं शाम को नौचंदी पकड़ के रात में लखनऊ पहुंच गया 12 बजे। 12 बजे लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में स्टेशन पे मैं अपना रात बिताया। उसके बाद सुबह नारी नाट्य कला केंद्र में पहुंचा, वहां उनका कार्यक्रम था, मैंने वहां उनका कार्यक्रम देखा। सेम जो चीज उसने इलाहाबाद में बोला था वही नारी नाट्य कला केंद्र में बोल दिया। मैंने पूरा देखा। नारी नाट्य कला केंद्र में पता चला कि इनका अगला कार्यक्रम जौनपुर में है।
मैं लखनऊ से सीधा जौनपुर के लिए ट्रेन पकड़ लिया, इधर सुल्तानपुर होके सीधा जौनपुर पहुंची ट्रेन। मैं जौनपुर पहुंच गया। जौनपुर में टीडी कॉलेज के हॉल में उनका कार्यक्रम, और गर्मी का मौसम, पूरा मस गया, पूरा एकदम हॉल फुल, और वहां का कार्यक्रम मैंने उनका देखा। तीसरा कार्यक्रम सेम चीज उसने बताया। उसी दिन पता चला कि इनका अगला कार्यक्रम कानपुर में है। सोचिए कि 3 कार्यक्रम लगातार देखने के बाद चौथा कार्यक्रम कानपुर में मुझको देखना पड़ा। मैं जौनपुर से बाई बस इलाहाबाद आया, और इलाहाबाद जंक्शन पे उतरने के बाद मैंने एक ट्रेन पकड़ा, और ट्रेन यहीं अपने बगल से फाफामऊ से होते हुए सीधे पहुंची कानपुर। भोर में 3 बजे हम कानपुर पहुंच गए, और कानपुर में वहां पे एक कोई हॉल था, हॉल का नाम याद नहीं आ रहा है, उस हॉल में उनका कार्यक्रम देखा। और कार्यक्रम देखने के बाद 4 कार्यक्रम लगातार देखने के बाद रास्ते में एक ज्वाइनिंग फतेहपुर में करा के आया। ट्रेन पर ही बैठा हुआ व्यक्ति ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया। उसको फतेहपुर पिकअप सेंटर बोला, मैंने फोन पर ही, वो फतेहपुर में ज्वाइन कर गया। मैं घर पहुंचा, उसके पहले पहले मैंने ज्वाइनिंग करा दिया था। और जब मैं घर आया तो उसके बाद से मैं जिस भी मीटिंग में गया सिर्फ दिनेश चौधरी को कॉपी किया। दिनेश चौधरी को इतना कॉपी किया, उनको सीखने के लिए मैं लगातार 4 दिन अपने बर्बाद किए थे वो सीखने के लिए। फिर और पता चला कि थोड़ा सा एजुकेशन लेना चाहिए। पता चला कि केसी सर का कार्यक्रम लगा है लखनऊ में, 500 रुपए के टिकट लगेंगे, ट्रेन का भाड़ा अलग से। अच्छा, टाई कोट में पहन के जाना होता। गए, वहां पे रहे, बैठे, खाए, ट्रेनिंग लिए, ट्रेनिंग लेके आए, टीम में ट्रेनिंग दिए। सीखने का जहां भी मौका मिला, दिल्ली सीखा, बनारस सीखा, कानपुर सीखा, लखनऊ सीखा। अपलाइनों से लगातार सीखता गया। और जब इस आरसीएम बिजनेस में हम लोगों को मोटी रकम मिलने वाली थी, जब इस आरसीएम बिजनेस में बड़ी ऊंचाइयों पे जाने वाले थे हम, उसी समय कंपनी के साथ में राजनीतिक कुछ प्रभावशाली लोगों ने इसको बंद करवा दिया। लेकिन कंपनी ने हार नहीं मानी। कंपनी सच्ची थी। कंपनी ने अपनी तमाम ताकत लगाई, अपने प्रोडक्टों की ताकत पर, अपने लोगों की ताकत पर। लोगों ने, तमाम बड़े बड़े लीडरों लोग ने अनशन पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे, सब कुछ हुआ। उसके बाद कंपनी स्टार्ट हुई। और जब मैं दोबारा इस बिजनेस में शामिल हुआ तो शामिल होने के बाद कुछ दिन तक फिर सीखना पड़ा। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब तक आप पूरा सीखोगे नहीं, तब तक आप इस बिजनेस को पूरा सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो सीखना जरूरी है। अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा। अब इस बिजनेस में सीखना क्या क्या पड़ेगा, इसकी हम बात करते हैं। अपलाइनें हमें बताती हैं कि भैया आप ज्वाइन हो गए, आप 6 बेसिक फॉलो करो। तो हमें लगता है कि यार अपन तो गांव के प्रधान जी हैं, या अपना कपड़े का बहुत बड़ा व्यवसाय है, ये हमको बताएंगे कि 6 बेसिक करो। भला लिस्ट किसी का मेरे दिमाग में याद है कि फला रीवा में हमारे मामा वाले फूफा रहते हैं, ये कह रहे हैं कॉपी में लिखो। ये बिल्कुल अलग बता रहे हैं, तो मैं अलग नहीं बनाऊंगा। और मेरे को प्लान दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि कॉपी पे प्लान दिखाओ, मैं कॉपी पे प्लान नहीं दिखाऊंगा, मैं मुंह से ही बताऊंगा। जब अपलाइन कह रही है कि आप 6 बेसिक फॉलो करो, आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपलाइन ने कहा 8 कोर स्टेप फॉलो करो, तो आप कह रहे हो अच्छा ये कौन सी नई आफत आ गई, अभी तो 6 बेसिक से 6 बेसिक कर रहे थे, अब 8 कोर बेसिक कर रहे हैं। 8 कोर क्या है? तो फिर आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, उसकी वो भी बात आप नहीं मान रहे हैं। फिर उसने कहा 7 क्वाड्रेंट रूल अपनाओ, उसको भी आपने नहीं माना। और महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीता, तो आप कहोगे कि सर जी 6 महीने हो गए, कुछ आने वाला, कुछ आया नहीं। तो अपलाइन कहती है सर जी आपने ये काम नहीं किया, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। यानी हमारे कहने का मतलब, जब आपकी अपलाइन आपके सफलता के लिए रोड मैप जो तैयार है, जो कंपनी द्वारा बनाया गया सिस्टम है, उस सिस्टम को बताती है, तो आप उस सिस्टम को ना मानकर अपना दिमाग लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। हमारे अपलाइन मिस्टर मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि ये ट्रेन है, आरसीएम बिजनेस एक ट्रेन है। अगर इस ट्रेन पर बने रहोगे
तो जहां का टिकट आप कटाए हो वहां तक जरूर जाओगे। समय लग सकता है, किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 2 साल लग सकता है, किसी को 3 साल लग सकता है, किसी को 5 साल लग सकता है, लेकिन अगर ट्रेन पर बैठे रहोगे तो जहां तक का टिकट आप लिए हो वहां तक जरूर जाओगे। लेकिन अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बता दूं कि आपका क्या हाल होगा। एक बार की बात है, प्रयागराज स्टेशन पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी हो गई। दो साथी पहुंचे, एक ने बोला भाई साहब बहुत भीड़ है, एक ने कहा कोई बात नहीं, अपन लोग के पास ब्रिलियंट आइडिया है, अभी पूरी भीड़ कंट्रोल कर लेंगे। तो बोला कैसे? हम के आओ अंदर घुसो। बोगी में घुसे, अंदर घुसते ही ब्रिलियंट आइडिया काम कर गया। बंदे ने जोर से आवाज लगाई, ट्रेन में सांप है, सांप है, सांप है। पूरी ट्रेन खाली, पूरी बोगी खाली। अब दोनों बंदे ऊपर छत पे चढ़ गए, ये ऊपर वाली सीट पे लेट गए और चद्दर तान के बढ़िया आराम कर रहे। वाह क्या दिमाग लगाया तुमने, पूरी आदमी उतर गए, पूरा बोगी खाली। सो गए दोनों बंदे कि सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे। सुबह हुआ, झाड़ू लगाने वाला अंदर आया, उठो भाई झाड़ू लगाने का टाइम हो गया। अच्छा दिल्ली आ गए, जल्दी आ गए क्या हम लोग? भाई साहब दिल्ली नहीं है, प्रयागराज है। क्यों? ट्रेन चली नहीं। ट्रेन जिसको जाना था वो गई, इसमें सांप निकल आया था इसलिए इसको काट के यहीं बगल कर दिया गया, पूरी ट्रेन दिल्ली गई। अपना दिमाग लगाया, अपना दिमाग लगाया, बोगी यहीं रह गई, पूरी ट्रेन दिल्ली चली गई। आप जिस ट्रेन पे सवार हो, अपना दिमाग आप लगाओगे, आप यहीं रह जाओगे। आपके बहुत सारे लाइफ लाइन और अपलाइन सोचना आपको है, सोचना आपको है कि आपकी अपलाइन आपके बारे में कितना अच्छा अच्छा सोचती है। अपलाइन अगर आपको कह दे कि आपको यह करना है तो आपको करना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना। बहुत सारे साथी हैं, प्रश्न पूछते हैं कि सर जी ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये नहीं करोगे तो नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। इस बाइक चलाते क्लच नहीं दबाएंगे तो क्या होगा? एक बार प्रैक्टिकल करके देखो, बिना क्लच के गियर लगा के देखो, हाथ में दांत आ जाएगा। वही आरसीएम में होता है कि अगर अपलाइन ने कह दिया लिस्ट बनाओ, नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? हाथ में दांत आ जाएगा, गिर जाओगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि पिछले लगभग 6 महीने से आरसीएम बिजनेस में डिस्प्ले वाल काम कर रहा है। डिस्प्ले वाल पिछले 6 महीने से काम कर रहा है। आप सोचो कि आरसीएम बिजनेस में कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र, मार्केटिंग की दुनिया में जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ है सिर्फ एक सिद्धांत पे काम हुआ है, एक सिद्धांत पे कामयाब हुआ है। वो सिद्धांत कहिए तो मैं बता दूं आपको। वो सिद्धांत है जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, और जो बोलता है उसका बार बार बिकता है। जो बोलता है उसका अधिक बिकता है, और जो सच बोलता है उसका हर बार बिकता है। यह मार्केटिंग का सिद्धांत है। चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो कोई भी कंपनी के बड़े बड़े लीडर हो, मार्केटिंग के दुनिया के बड़े बड़े बादशाह हो, सबसे पहले जो दिखता है वो बिकता है। अब मैं एक बात आपको बताऊं कि जब आरसीएम बिजनेस में हम लोगों ने शुरुआत किया, जब इनकम बड़ी कम थी, उस दौरान की बात मैं बताता हूं। सर ने कहा कोट पैंट सिलवाओ, सर ने कहा टाई लगवाओ, सर ने कहा बढ़िया जूता लो, सब ले लिया। जब ये पहन के निकलते हैं तो बगल वाले को ये नहीं पता कि इसका अकाउंट स्टेटमेंट कितना आता है। 3 साल के दौरान अकाउंट में पैसे आए 0।
2006 से लेके 2009 अकाउंट में पैसे आए 0। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई ये कह दे कि आपको आरसीएम से पैसे नहीं आते, क्योंकि मैं उस समय एजुकेशन मोड में था, मैं लर्निंग मोड में था। लर्निंग मोड में पैसे नहीं आते। इलाहाबाद में बड़ी बड़ी कोचिंग है। अभी मेरे छोटे भाई साहब पिछली साल जीएस वर्ल्ड नाम की एक कोचिंग चलती है राजापुर चौराहे पे, वहां से आए, बोले भैया 55,000 रुपए लग रहा है एक पैकेज का। हमने कहा कितने दिन में कवर करेंगे? बोले 6 महीने में। 55,000 जमा कर दिए। कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग गया, अभी 55,000 फंसा है, पर डे का भाड़ा किराया अलग से लगा। कितने पैसे आए? क्योंकि लर्निंग मोड है, पैसे नहीं आते। तो आरसीएम बिजनेस में भी वो बात कही जाती है कि जब आप सीखोगे तो पैसे कम आते हैं, सही तरीके से सीखोगे तो कुछ आ भी जाते हैं, लेकिन जब पूरा सीख जाते हैं तो फिर खुल के आता है। इसलिए अगर बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाना है तो पहले सीखना पड़ता है। अब मैं बात बताऊं, अगले कुछ मिनट आपके साथ और रहूंगा। एक जो दिखता है वो बिकता है, इसी पर बात कर लेते हैं। आप सोचिए आप, एक व्यक्ति होता है, उसको आप कुछ मत बोलो, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बताओ, उसको आप बोलो कि आप जुड़ो चाहे मत जुड़ो, आरसीएम का सामान एक बार खरीद लो। कितने का महीने में लगता है घर में? बोला 5,000 का लगता है। आप उसको बोलो 10,000 का खरीद लो, कितने का नुकसान होगा? 5,000 का एक महीने में लगता है तो 10,000 का 2 महीने में लगेगा। भाई इस महीने में जो बच जाएगा अगले महीने में यूज कर लो, चलेगा। और वो पूरे सामान को दरवाजे के जस्ट सामने एक प्लेस बनाओ छोटा सा, और वहां पर सामान को सजा दो। इसके प्रभाव क्या होंगे इसको आप देखो। सामान को वहां पे आपने सजा दिया। अब आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति एंट्री करता है तो सबसे पहले निगाह किस पे जाती है? अब आप घर पे हो या नहीं हो, कोई भी आएगा तो उसको देखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर आप आरसीएम कर रहे हो और यह व्यवस्था आपके घर में नहीं है, तो रात के 11 बजे अगर आपके घर में खाना बनना है और उस खाना बनने में पता चला घर में हल्दी नहीं है, अगर हल्दी नहीं है तो मैडम ने आपसे कहा कि आज खाना नहीं बनेगा क्योंकि हल्दी नहीं है, सब्जी नहीं बनेगी, तो आप सोचोगे कि अब हल्दी कहीं से लाएं। आप आरसीएम के कमिटेड साथी हो, आप सोच रहे हो कि यार पिकअप सेंटर पे गए थे, हल्दी नहीं ला पाए। लेकिन अब रात में किसी दुकान पे आप जाओगे, आप उससे कहोगे छोटा वाला पैकेट दे दो भाई, कल हम अपना वाला खरीद लेंगे। मान लीजिए कि आपने रात में वहां पे 100 रुपए का सामान खरीदा और ले आए सामान, और आपकी टीम में 1,000 लोग हो और महीने में यही वाली गलती एक एक बार सब कर दें, सब गलती से एक एक बार गलती कर दे और सब 100-100 रुपए का सामान बाजार से खरीद लें, और 1,000 साथी अगर यही काम कर दें, तो एक महीने में आपके लेवल पे 1,00,000 रुपए बिजनेस का नुकसान होता है। आप ये सोचिए। तो सबसे बड़ा फायदा तो अपने घर में डिस्प्ले वॉल लगाने पर यह होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो पहला फायदा। दूसरा फायदा, आपके घर में अगर डिस्प्ले वॉल है तो आप अगर घर पे हैं या नहीं है, आपके घर के लोग आपका काम करते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आप घर पे नहीं है और आपके पड़ोस की भाभी जी आती हैं और जैसे ही कमरे में एंट्री करती हैं तो वो क्या बोलेंगे? यहां पे अब तक आपकी शादी की फोटो थी, आज यहां पर साबुन लगा है, तो घर में कौन है? आपकी वाइफ है। वही सुनेंगे तो वो क्या बोलेंगे? कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। मान लिया कि वो आरसीएम को लेके सीरियस नहीं है, तो वो बोलेंगे कि अरे हमरे जो
बिल्कुल इनका दिमाग खराब हो गया है। फालतू यहां 10,000 का सामान ला के रख दिए हैं। हमका एक दिन कहें कि साबुन लगाओ, हमका नहीं जमा। अच्छा देखो, अंतरात्मा बोल रही, जो सही है वो बोल रही। साबुन हमको नहीं जमा, हमको लक्स अच्छा लगता। एक दिन बोले कि ये वाला डिओड्रिन लगाओ, मुझको नहीं जमा। लेकिन हाँ, एक दिन रात की तेल चुक रहा, तेल खत्म हो गया था, तो मैंने ये वाला तेल निकाला, बहुत अच्छा है, तेल अच्छा है। वो महिला बोलेगी तेल अच्छा है, और एका खाने से पेट वोट एकदम ठीक रहता है, तेल हमको पसंद है। एक प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही हैं। सोचिए, जो दिखता है वो बिकता है। आज एक प्रोडक्ट का प्रमोशन मैडम ने किया, कल 1,000 प्रोडक्ट का प्रमोशन मैडम करने वाली है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। सोचिए कि एक दिन आपका बच्चा आपके पड़ोस के बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहा है, उसने मारा 4 रन, गेंद आई घर में घुस गई। बच्चा गेंद लेने आया, कौन सा पड़ोसी वाला, गेंद लेते समय बोला, ओ यह क्या है? तो जिसके घर में डिस्प्ले वाल लगा है उसके बच्चे ने बोला, ओए ये मेरे मेरे पापा के कंपनी का सामान है, और बहुत अच्छा अच्छा सामान है, और मेरे पापा एकदम टाई वाई कोट वोट सब इसी कंपनी की देन है। तो वो बच्चे के मन में क्या आएगा? अच्छा, बच्चे को बताया और कहा जो आजकल मैं चौका और छक्का मार रहा हूं वो इसका कमाल है, न्यूट्रीचार्ज किड्स का, न्यूट्रीचार्ज किड्स का। जो मैं इतना उछल कूद कर रहा हूं, जो चौका छक्का मार रहा हूं, जो पढ़ने में मैंने अभी स्कूल में नंबर 2 किया है, और मेरी मम्मी ने इस बार बोला है नंबर 1 करना है, क्योंकि किड्स खा रहे हैं, किड्स में बहुत बड़ी पावर है। कौन बोल रहा है? आपका बच्चा बोल रहा है, आप नहीं हो। आपके घर के मेंबर आपके बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और वहीं पर आप एक चीज और नोटिस करिएगा, आपके जस्ट पड़ोसी वर्मा जी आपके यहां आएंगे, प्रोडक्ट उठाएंगे, उसका कोटेशन पढ़ेंगे, रेट देखेंगे, पूरा चारों तरफ नचा के देखेंगे, और कुत्तों वाली प्रवृत्ति सूंघ भी लेंगे, उसके बाद रख देंगे। लेंगे नहीं, प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने प्रोडक्ट लिया तो ये करोड़पति हुआ, और करोड़पति अगर हुआ तो यहां थोड़ी रहेगा, दूर चला जाएगा, फिर मेरा पड़ोसी नहीं रहेगा। तो आई लव यू, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो मेरा प्रोडक्ट नहीं लेते। लेकिन आप भी उनसे कई कदम आगे हैं। आपको पता है कि जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए आपने डिस्प्ले वाल लगा रखा है। आपकी मैडम और आपके बच्चे पॉजिटिव हो गए हैं, तो एक दिन वर्मा जी को भी पॉजिटिव आना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर उस हर व्यक्ति को आरसीएम करना पड़ेगा जिस व्यक्ति के कान में आरसीएम का नाम चला गया है। आपके पड़ोसी वर्मा जी के घर पे किसी दिन रात में 4-5 मेहमान आ जाते हैं और बोलते हैं, भाई साहब वर्मा जी चाय तो मैं आज आप ही के यहां पी के जाऊंगा। अब वर्मा जी ने तुरंत अपनी वाइफ बोला, अरे सुनती हो, चाय बनाओ जरा, आए हैं कुछ गिफ्ट, ये मेहमान आए हैं, जरा चाय बनाओ। अब मैडम ने तो चाय बनाने के लिए दूध सब व्यवस्था कर लिया, पता चला चाय पत्ती नहीं। अब वर्मा जी को बुलाया, इधर आइए। वर्मा जी आए, चाय पत्ती नहीं है, चाय कैसे बनेगी, जाइए जल्दी चाय पत्ती ले। वर्मा जी पिछले दरवाजे से निकलिए, जल्दी जाके चाय लाइए। अब वर्मा जी बाहर निकल के सोच रहे हैं कहां जाए, सब दुकान तो बंद है। अचानक उनके मन में ख्याल आया कि विश्वकर्मा जी के यहां मिलती है चाय। विश्वकर्मा जी के यहां पहुंचे, सीना चौड़ा किए हुए, अरे विश्वकर्मा जी सो गए हैं क्या? उठिए भाई। उठे, आज मैं सोच रहा हूं कि आपकी चाय चेक कर लूं। रात के 12 बजे तुमको चाय चेक करने का मूड बन गया? ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ये ले भैया, 1 पाव चाय पत्ती। अब उसका रेट रोट तो देखें, कई बार पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आज फिर देख रहे हैं, सोच रहे हैं पड़ोसी है, कुछ कंसेशन मिल जाएगा। तो रेट देख रहे हैं, तभी गए, हाँ भैया कितने का हुआ? कह ऐसा ज्यादा मत दीजिए, जितना लिखा है उतने दे दीजिए आप। विश्वकर्मा जी भी थोड़े दिमागदार, पिछले 6 महीने से आप लगातार आ रहे हो, पलट रहे हो, तो आपको कंसेशन पे थोड़ी देना है, एमआरपी पे दो।
एमआरपी पे उनको दिया, लेके गए। उसके बाद घर में चाय दिया, मैडम जी जल्दी जल्दी उसको फाड़ी ओड़ी उसको डाली। उसके बाद चाय 5 लोगों ने पिया। वाह, 5 लोगों ने चाय पिया। उन 5 लोगों को पता नहीं है कि आरसीएम की चाय है, और ना तो भाभी जी को पता है जिसने चाय बनाया है। पता किसको है? वर्मा जी जो चाय लेकर आए हैं। लेकिन 5 लोग सोफा पे बैठ के चाय पिए। वाह भाभी जी, गजब की चाय बनाया आपने। इसी तरह की चाय हमारी माता जी बनाती थी, बहुत गजब चाय। क्या चाय, आपके हाथों में जादू है। मजा आ गया आपका चाय पी के। इतनी तारीफ कर दिया उन लोगों ने। भाभी जी सोची कि ऐसी चाय तो मैं कभी नहीं बना पाती थी, आज ही कैसे मेरे हाथ में जादू हो गया। भाभी जी दौड़ी दौड़ी गई किचन में। पहले तो चाय पत्ती का पन्ना पलटी, ओहो पैकेट, ये तो लाल लाल है, अभी तक तो हरी हरी पीते थे, ये लाल वाली कहां की? और पढ़ा, बहुत अच्छी चाय है। निकली बाहर, अरे इधर आइए, आज मैं आपको बता दूं, आज आपने ढंग का काम किया है। आज आप इतनी बेहतरीन चाय लाए हैं। आज के बाद इस घर में चाय आएगी तो सिर्फ यही वाली आएगी, लाल पैकेट वाली आएगी, क्योंकि चाय का प्रमोशन हो गया, भाभी जी की तारीफ हो गई। किसने कर दिया? जिसको पता ही नहीं है कि आरसीएम की चाय है। अब वर्मा जी कैसे कहे कि भैया ये आरसीएम की चाय है, हम नहीं लाएंगे? वर्मा जी को आना पड़ेगा। ये किसकी वजह से संभव हो पाया? जो दिखता है वो बिकता है। ट्रेन में बैठ जाओ, बैठे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई, बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आया चाय पीना है। उतर के जाओगे चाय पीने, ट्रेन चली जाएगी। तभी एक आदमी एकदम मिले, मरियल सा आदमी, हाथ में केतली लेके इसे जा रहा है। अंदर से, ट्रेन के अंदर से आवाज आई, चाय 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 है क्या, चाय है क्या? अरे जब केतली ना दिखी होती तो कोई बोलता? दिखा तभी तो बिका। दूसरी कंडीशन, बोगी के अंदर एक चाय वाला घुसा, चाय 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 चाय, गजब की चाय, गजब की चाय, गजब की चाय, गजब की चाय, एक बार पियोगे मस्त हो जाओगे, मजा नहीं आएगा, पैसा वापस। गई, जिसका मन नहीं था वो भी पी लिया। ये है दूसरा पॉइंट, जो बोलता है उसका ज्यादा बिकता है, लेकिन बार बार उसका बिकता है जो हमेशा सत्य बोलता है। सत्य बोलोगे बार बार बिकेगा। इसलिए हमेशा आरसीएम के मार्केटिंग प्लान में सच्चाई बताना है, प्रोडक्ट में सच्चाई बताना है, अपलाइन के बारे में सत्य बताना है, कमीशन के बारे में सत्य बताना है। जब भी कभी भी आपको मौका मिले हमेशा सत्य बताना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। और जब आप सत्य बताएंगे तो आपका बार बार चलेगा, बार बार चलेगा, बार बार चलेगा। अब सोचिए, बहुत सारे लोगों से आप बात करते हैं कि यार ये है मार्केटिंग प्लान कर लो, आने वाला समय बड़ा बेटर हो जाएगा, आने वाला समय बेटर हो जाएगा। इस कोरोना काल में पिछले कोरोना काल की अपेक्षा लोग ज्यादा परेशान हैं। पिछले कोरोना काल की अपेक्षा इस कोरोना काल में ज्यादा लोग दुनिया से चले गए। फिर भी लोगों को बात समझ में नहीं आई। पिछली बार कोरोना में लोग कम गए थे, इस बार ज्यादा गए हैं, अगली बार और ज्यादा जाएंगे। अभी इनके चाचा मामा फूफा भी आने वाले हैं। सोचना आपको है, तैयार हो जाइए, इनकम का सोर्स बढ़ाइए। इनकम का सोर्स मेंटेन करने के लिए आपको आरसीएम करना पड़ेगा, आपको आरसीएम करना पड़ेगा। हर व्यक्ति की जरूरत है, हर व्यक्ति महसूस कर रहा है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में जुड़ा हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी भी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हो, सबको जरूरत है। एक छोटा सा कंकड़ उठा के मारिए, जिसके भी ऊपर गिरे उसको आरसीएम की जरूरत है। छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूं आपको, आप समझ जाएंगे किसको किसको जरूरत है। 2 बच्चे थे, क्रिकेट मैच देख रहे थे। 2 बच्चे क्रिकेट मैच देख रहे थे और खूब चौवा चौवा, वीरेंद्र सहवाग चौवा मार रहे हैं, सौरव गांगुली चौवा मार रहे हैं, सचिन तेंदुलकर भी चौवा मार रहे हैं, मतलब जो बैटिंग करने आ रहा वही मार रहा है। दोनों बंदे एकदम मस्ती से खेल रहे। और जब जब चौवा पे ताली बजाए, बगल में एक छोटी सी चेयर, उस पर एक छोटा सा कुत्ता पू करे, पू पू पू, छोटा छोटा चिल्लावे, पू पू करे, और उधर से चौवा छक्का लगे। तो एक दोस्त ने कहा
कि भैया इसको क्या प्रॉब्लम है जो ये बीच बीच में पू पू करके डिस्टर्ब कर रहा है। तो जिसके घर का कुत्ता था उसने बताया कि भैया वो कुर्सी पे एक छोटी सी कील निकली है, वही उसको चुभती है तो पू पू करता है। तो वो बोले, जो और दूसरी जगह से आए थे उनके घर में, वो बोले कि वो कुत्ता दूसरी जगह भी तो बैठ सकता है। कहन उतनी भी नहीं चुभ रही है जितना आप सोच रहे हैं, उतनी चुभ रही है जितने में वो पू पा कभी कभी कर ले रहा है। वही कंडीशन बहुत सारे लोगों की है। उतनी ज्यादा अभी लोगों को कील नहीं चुभी है कि वो आपके पास आए और कहे कि आरसीएम मैं करूंगा। अभी थोड़ा थोड़ा चुभी है, साल 2 साल बीतने दो, अभी लंबी लंबी कील चुभने वाली है। तो आपने बहुत समय दिया मुझे, मेरी इसी छोटी सी कहानी के साथ आपसे विदा लिया और आप लोगों ने बहुत ध्यान से मुझे सुना। आप सबका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और अंत में जय आरसीएम।